देखो आज का जो एजेंडा है वो प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स को एक्सप्लोर करने का है। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। जब भी हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड यूजिंग सेमीकोलन। ध्यान दो, मैंने कुछ ऐसा लिखा है, इंट आई, और आई में मैंने एक वैल्यू असाइन की है 1 और सेमी कॉलन लगा हुआ है। इट इज गोइंग टू बी ए स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने एक वैल्यू असाइन की है 1। तो स्टेटमेंट्स जब भी हम लोग कहेंगे तो स्टेटमेंट्स हमेशा सेमी कॉलन से क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो सी में हम लोगों ने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है। एक दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट फॉन्ट, ये भी एक स्टेटमेंट है। और देखो ये टर्मिनेट किससे हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है सेमीकोलन से। तो इट इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट। फिर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है। ठीक है, कल ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था, आउटपुट स्टेटमेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक आउटपुट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे ये जरा देखो, एनीथिंग इनक्लोज विद इन डबल कोट इज ए स्ट्रिंग। एनीथिंग इनक्लोज विद इन डबल कोट इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो है क्या, दिस मोटरसाइकिल इज ए। ठीक है, यहां तक एक स्ट्रिंग है। ये देखो, कलर, कलर एक वेरिएबल है जो हमारे इस प्रोग्राम में कहीं डिक्लेयर हुआ होगा, कहीं पे इनिशियलाइज हुआ होगा। फिर हमने लिखा प्लस और ये चीज। ठीक है, एक स्पेस हम दे रहे हैं। कलर और मेक के बीच में एक स्पेस देने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा लिख के छोड़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट स्पेसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, अब जरा देखो कि अपने पास एक और स्टेटमेंट है, यम डॉट इंजन स्टेट। यम डॉट इंजन स्टेट, नाम से देखो तो कुछ क्लियर हो रहा है। हम लोगों की आदत जो है वो ऐसी है कि हम लोग वेरिएबल के नाम जो है ना बड़े इधर उधर के रख लेते हैं, ए बी सी डी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, और इसका फायदा क्या होता है, ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अभी ये क्यों लिखा गया है, क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट था ये हम लोगों ने सी में भी देखा है, सी प्लस प्लस में भी देखा है, जावा में भी देखा है। और ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा गया है, इंपोर्ट, ये बिल्कुल वैसा है जैसा हम लोग सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है पैकेजेस हैं।
ये जो है पैकेजेस है और ये क्या है, इनको हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे की चीज़ जो है, अभी रुको जरा, कुछ दिक्कतें हैं लोगों को, वो सही हो जाएंगी अभी। ये मी करके कौन है? ये तुम लोग कर क्या रहे हो स्क्रीन पे? चलो, और जब भी हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा। जैसे हमने लिखा a प्लस बी और इसको मैंने असाइन कर दिया सी में, तो इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। अब मैं एक पते की बात बताता हूं। जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोलेंगे। एक्सप्रेशंस आर स्टेटमेंट्स, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न करेगा। जब हमने लिखा a प्लस बी और उसको हमने असाइन किया सी में, तो a और b की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऐड होगी और c में वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो अगर कोई बोलता है कि ये एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि इसको स्टेटमेंट कहना ज़्यादा सही है या एक्सप्रेशन कहना ज़्यादा सही है, तो जब तुम कहोगे कि ये एक्सप्रेशन है, तो लोग पूछेंगे क्यों एक्सप्रेशन है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा कि एक्सप्रेशन हमेशा वैल्यूज रिटर्न करते हैं। तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न की जाएगी और वो वैल्यू जो है c में स्टोर की जाएगी। तो हम लोगों ने ये देखा कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? चलो आगे चलते हैं। अब आ रही है आवाज? आवाज अब आ रही है? हाँ सर, बताइए। यस सर, आ गई। यस सर। चलो, अब जो है अगली स्लाइड को देखते हैं। देखो, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि चाहे एक्सप्रेशन हो और चाहे स्टेटमेंट हो, वो सेमी कॉलन से क्या होगा? टर्मिनेट होगा। जैसे हम लोग सी में ब्लॉक बनाते थे, उसी तरीके से हम लोग जावा में भी क्या बनाएंगे? ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक दो तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लेबल्ड ब्लॉक और एक को बोलते हैं अनलेबल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जिस ब्लॉक का एक नाम होगा वो लेबल्ड ब्लॉक है, और जिस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा
उसको हम लोग अनलेबल्ड ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, याद करो जब तुम लोग सी में गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, गो टू यक्स, तो यक्स क्या था? यक्स वाज द नेम ऑफ द ब्लॉक टू विच यू वांट टू ट्रांसफर द कंट्रोल। ठीक है, तो जावा में भी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना है, तो हम लोगों को करली ब्रैकेट्स जो है यूज करना है, और इस करली ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। देखो, वेरिएबल क्यों चाहिए, वेरिएबल किस लिए हम लोग यूज करेंगे? तो वेरिएबल को यूज करने का रीजन ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जिस किसी भी वैल्यू को लेके काम कर रहे हैं वो हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है। तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो हम लोग उसका एड्रेस हम लोगों को पता हो, या फिर उसका नाम हमको पता हो। जैसे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एसेस करना है तो उसको एसेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम रोल नंबर का इस्तेमाल कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम लोग नाम का इस्तेमाल कर लें। तो रोल नंबर का इस्तेमाल करना ज्यादा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन ये सबसे शानदार तरीका है कि क्लास में बच्चों को रोल नंबर वाइज हम लोग एसेस कर लें। अगर हम लोग बाय नेम एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये यूजर लेवल पे आसान है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हो सकता है कि क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग हों, और उस केस में फिर दिक्कत होगी। यही जो जनरलाइजेशन है वो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में किया है कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल को या तो वेरिएबल के नाम से रेफर कर लो, या फिर वेरिएबल को वेरिएबल के एड्रेस से रेफर कर लो। तो जब हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे हम लोग दो इंफॉर्मेशन जो है, दो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। एक इंफॉर्मेशन उसमें से डिराइव्ड होती है। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका टाइप लिखते हैं। जैसे हमने लिखा इंट ए, सी में हमने लिखा इंट ए। इसका मतलब क्या है कि हमने कंपाइलर को कहा कि मेरे इस प्रोग्राम में तुम 2 बाइट का एक मेमोरी जो है एलोकेट करो, और उस मेमोरी एरिया को तुम अब ए नाम से जानोगे। ठीक है, उस मेमोरी एरिया को जो है अब तुम ए नाम से जानोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यही नोशन हमारा जावा में भी है। जिस किसी वेरिएबल को हमें यूज करना है उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है। सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में एक फंडामेंटल डिफरेंस है इस केस को लेकर। सी में क्या होता है कि सारे के सारे वेरिएबल्स यूज होने के पहले डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस और जावा में क्या है कि जब भी तुमको लगे कि हमको किसी वेरिएबल की जरूरत है तो तुम उसी पॉइंट पर वेरिएबल को डिक्लेयर करके यूज कर सकते हो। सी में क्या है कि तुमको पता होना चाहिए पहले से कि हमारे इस प्रोग्राम में इन वेरिएबल्स की जरूरत है, और उन सारे वेरिएबल को तुमको डिक्लेरेशन सेक्शन में पहले लिखना पड़ेगा।
और जब तक तुम उनको डिक्लेयर नहीं करोगे डिक्लेरेशन सेक्शन में, तब तक तुम जो है नीचे उसको यूज नहीं करोगे। यूज करोगे कंपाइलर जो है एरर दे देगा। C++ और जावा ने यूजर प्रोग्रामर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुमको अब ये अपने दिमाग में लेकर रखने की जरूरत नहीं है कि कितने वेरिएबल्स तुमको यूज करने हैं, क्या है, उसके लिए तुमको प्लान करने की जरूरत नहीं है। तुम आगे कोड करना शुरू करो, जहां जरूरत होगी हम तुमको प्रिविलेज देते हैं कि तुम वहां पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लोगे, वहां पे वेरिएबल को यूज कर लोगे। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमको एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए और उसकी साइज क्या होगी। जैसे तुम लोग सी में डास प्लेटफॉर्म पे जानते हो कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। उसी तरीके से जावा में भी जो है ये नोशन है। और जब हम ये बता देंगे कि हमको 1 बाइट चाहिए या 2 बाइट चाहिए या 4 बाइट चाहिए, तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि उस मेमोरी लोकेशन पे मिनिमम कौन सी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमने बोला है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमको इतने बाइट की मेमोरी चाहिए। ये एक इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक दूसरी इंफॉर्मेशन डिराइव कर दी। क्या इंफॉर्मेशन डिराइव की कि जो मेमोरी अभी हम एलोकेट कराए हैं उस एलोकेटेड मेमोरी में मिनिमम कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू स्टोर हो पाएगी और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो पाएगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है जरा अगली स्लाइड पे आया जाए। जावा में जितने भी वेरिएबल हैं उनको हम लोग 3 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक को बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, एक को बोलेंगे क्लास वेरिएबल और एक को बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अभी परेशान मत होना कि ये क्या है, कैसे काम करेंगे। अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो, दो पर्सन है, एक्स और वाई, ये 2 लोग हैं और ये दोनों लोग जो है भाई पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। पर्सन क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक्स और वाई। अब हम लोगों ने देखा था कि जो क्लास है, क्लास बेसिकली एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है। कौन कौन सा एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है? तो डेटा एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है और मेथड एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब याद करो, एक स्लाइड मैंने दिखाया था, उस स्लाइड में चिंपैंजी हंस रहा था और गधा चुपचाप खड़ा था। तो इसका मतलब क्या था कि चिंपैंजी वाले क्लास में हंसने वाला मेथड था, चिंपैंजी वाले क्लास में हंसने वाला मेथड है, इसीलिए चिंपैंजी हंस रहा है। और गधा जो है जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है उस क्लास में हंसने वाला कोई मेथड नहीं है, इसलिए गधा नहीं हंस रहा है। इट इज मेथड एब्स्ट्रक्शन, यानी ऑब्जेक्ट उन्हीं मेथड्स को रिस्पॉन्ड करेगा जो मेथड उस क्लास में लिखे गए। चलो, अब पर्सन क्लास में जितने भी मेथड हैं वो सारे मेथड एक्स भी रिकॉग्नाइज करेगा और वाई भी रिकॉग्नाइज करेगा। मसलन हम 2 मेथड का नाम ले रहे हैं, हमने कहा रीड और राइट, पढ़ना और लिखना 2 मेथड है पर्सन क्लास का। तो चूंकि एक्स और वाई ये दोनों पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम एक्स और वाई को कहें कि तुम पढ़ो या फिर तुम लिखो, तो एक्स और वाई पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाला मेथड, रीड और राइट वाला मेथड इस पर्सन क्लास में पड़ा हुआ है। चलो, तो इस एग्जांपल से हम लोगों ने क्या देखा कि मेथड एब्स्ट्रक्शन दिख रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम कह रहे हैं कि इसका एक एट्रीब्यूट है, पर्सन क्लास में एक एट्रीब्यूट है हाइट, हाइट, और एक एट्रीब्यूट है वेट,
तो x और y इन दोनों के पास अपना हाइट होगा और अपना वेट होगा। बोलो, अपना हाइट होगा और अपना वेट होगा। ठीक है, अब x और y को इस रियल वर्ल्ड में हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे तुम्हारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे घर पे मान लो कोई मेहमान आने वाला है और कह दिया गया कि यार देखो वो इसकी कद काठी कुछ ऐसी है, ये कुछ इस कलर का ड्रेस पहना होगा, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया देकर तुमको कहा गया कि तुम चले जाओ स्टेशन पे उसको रिसीव करने, और तुम पहुंचे तो लगभग तुमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ये चीज सोचने वाली है। ऑब्जेक्ट के पास जो एट्रीब्यूट है, अब जरा देखो, अब एट्रीब्यूट के हम बोल रहे हैं। हाइट और वेट ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट है। हाइट भी एट्रीब्यूट है और वेट भी एट्रीब्यूट। तो ऑब्जेक्ट के पास जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कलेक्टिवली डिफाइन कर रही हैं ऑब्जेक्ट के स्टेट को। मसलन हम लोग कहें कि दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दो जुड़वा बच्चे अगर हैं तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यू क्या है? एकदम से बराबर। बदमाशी राम करेगा और मार श्याम खाएगा। ठीक है, मीन्स क्लास में x और y को हम लोग अलग अलग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x और y के पास जो कुछ एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट में कुछ असमानताएं हैं। एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम नहीं है। हो सकता है कि x की लंबाई जो है 5 फीट है और हो सकता है कि y जो है वो 3 फीट का। तो हाइट के बेसिस पे हम लोग x और y को क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। हो सकता है कि x जो है वो 100 किलो का हो और y जो है 75 किलो का हो। वेट के हिसाब से भी हम लोग x और y को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, क्लास जो एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हमने एट्रीब्यूट कहा, तो पर्सन क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट पर्सन क्लास के हर ऑब्जेक्ट के पास होगा। ठीक है, इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। तो अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, और चूंकि ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स whatever the attributes an object owns, उन्हीं सारे एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। यानी हाइट और वेट x और y के लिए इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे स्लाइड पे। क्लास वेरिएबल, ध्यान दो कि क्लास वेरिएबल जो है, तुम्हारे क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है वो क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल की केवल और केवल एक कॉपी मेमोरी में रहेगी। केवल और केवल एक कॉपी जो है मेमोरी में रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, तो हमने कहा कि x और y दो ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास के, तो x के पास भी हाइट है, x के पास भी वेट है, y के पास भी हाइट है और y के पास भी क्या है? वेट। यानी इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेवल पे है,
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो उसके पास भी अपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, तुम तीसरे पे जाओगे उसके पास भी अपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। लेकिन जब तुम बात करोगे क्लास वेरिएबल की, तो क्लास वेरिएबल की केवल एक कॉपी जो है मेमोरी में रखी जाएगी, और वही एक कॉपी जो है पूरे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर की जाएगी। जैसे क्लास में जो तुम्हारा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, उस ब्लैक बोर्ड को तुम्हारी पूरी क्लास क्या कर रही है, यूज कर रही है, एसेस कर रही है। लेकिन क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे के पास अपनी कॉपी है। तो हर बच्चे के पास अपनी कॉपी है, यानी अब कॉपी को तुम ऐसे समझ लो कि कॉपी इज गोइंग टू बी एन एट्रीब्यूट जो कि हर स्टूडेंट के पास है। लेकिन क्लास में मान लो अगर 60 स्टूडेंट हैं तो 60 कॉपी है, लेकिन ब्लैक बोर्ड कितना है, एक है। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है क्लास वेरिएबल को। तो अगर तुमको इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर हो गया और क्लास वेरिएबल क्लियर हो गया, तो ये जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है उसको तुम सीधे ऐसे बोल सकते हो कि वो वेरिएबल जो न तो क्लास वेरिएबल है और न ही इंस्टेंस वेरिएबल है, वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है। और अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये बोलना तुम्हारा एकदम सही है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो दिस इज द वे, ये तरीका है। डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप इंट और वेरिएबल का नाम माई एज। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम क्या है, माई नेम। ठीक है। एक वेरिएबल इज टायर्ड कैसा है, बूलियन टाइप का। ठीक है। तो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। ठीक है। वेरिएबल को जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो भाई वेरिएबल का नाम होगा, तो नाम रखने के लिए वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे जो हम लोग सी में फॉलो कर रहे थे। ठीक है, आगे आओ। अब जरा ये देखो, इंटीजर जो है जावा में 4 तरीके का होगा, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है। और जब तुम कुछ ऐसा लिखते हो, बाइट लिखो, शॉर्ट लिखो, इंट लिखो, लॉन्ग लिखो, ये इंटीजर के टाइप्स हैं। ठीक है। बाइट 1 बिट लेगा, शॉर्ट 2, सॉरी बाइट 1 बाइट लेगा, शॉर्ट 2 बाइट लेगा, इंटीजर 4 बाइट लेगा, और लॉन्ग जो है वो 8 बाइट लेगा। अब जरा देखो, ये है रेंज, ये क्या है, रेंज। और यही बात हम तब बोले थे कि जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो तुम कंपाइलर को बताते हो कि भाई साहब हमको इतने बाइट की मेमोरी चाहिए, और जैसे ही तुमने कहा कि हमको इतने बाइट की मेमोरी चाहिए, ये चीज कैलकुलेट कर ली गई कि उस मेमोरी में तुम मिनिमम कितनी वैल्यू रख सकते हो और मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हो। अगर तुमने बाइट टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल लिख लिया है तो उसमें तुम -128 से छोटी वैल्यू कभी स्टोर नहीं कर पाओगे, और 127 से बड़ी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये जो है वैल्यू कैसे असाइन करना है, तो बिल्कुल ऐसे असाइन कर दो, जैसे साइज है 14 डाल दिया, टू मच कैफीन ट्रू, जैसे हम लोग असाइनमेंट करते हैं, ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। तो वेरिएबल में जो वैल्यू हमको असाइन करनी है वो वैल्यू हम लोग दे देंगे, और इस तरीके से आज का ये एजेंडा खत्म होता है। अब हम लोग जरा क्वेश्चन आंसर जो है देख लें।